हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना 8 बजे हम लोग एक सेशन लेकर आते हैं जिसमें हम लोग जनरल साइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो जनरल साइंस में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक पार्ट, और बायोलॉजी का जो आज टॉपिक है वो है हमारा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो हम बायोलॉजी की जो शाखाएं हैं उनके ऊपर आज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और हर तरीके से इसके एस्पेक्ट्स को भी कवर करेंगे। और साथ साथ आज से जो है हम लोग MCQ की भी बात करेंगे। तो सेशन के बाद जो है MCQ भी होंगे और उन MCQ के आंसर्स आप ही लोग देंगे। तो इस लेक्चर को पहले शुरू में बहुत अच्छे से देखिए ताकि आपको लास्ट में जो हम MCQ करेंगे, जो आप ही के द्वारा आंसर्स दिए जाएंगे, उनका सॉल्यूशंस मैं आपको बाद में दूंगा। लेकिन जो भी लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उससे आपको MCQ बनेंगे। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब जीव विज्ञान की जो कौन कौन सी शाखाएं हैं उन पर हमारी नजर रहेगी। तो जैसा कि हमने बायोलॉजी को स्टार्ट किया था, आप लोगों ने देखा था, हमने कई तरह की चीजें उसमें डील की थी कि बायोलॉजी के कितने ब्रांचेस हैं, और भी उससे रिलेटेड मैंने कई फैक्ट्स बताए थे, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में बात करी थी। बायोलॉजी की ही 2 अलग अलग ब्रांचेस के बारे में बात हुई थी। फादर ऑफ बायोलॉजी को भी हमने डिस्कस किया था। तो उसके आगे हम लोग जो है हमारा टॉपिक ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हम बायोलॉजी को देख चुके हैं कि बायोलॉजी एक वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब क्या होता है। तो बायो मीन्स होता है लाइफ और लोजस मीन्स होता है टू स्टडी। मीन्स इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी अबाउट द बायोलॉजी, मीन्स वी स्टडी अबाउट द लिविंग बींग्स। जहां हम लोग जीवों का अध्ययन करें वो शब्द या वो सब्जेक्ट क्या बन जाता है, वो जीव विज्ञान बन जाता है। तो इसमें हमने बात करी थी बायोलॉजी की कि बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स टू स्टडी। और इसी की 2 ब्रांचेस भी बात करी थी। एक जो है वनस्पतियों से डील करती है, प्लांट से डील करती है। तो एक ब्रांच में हमने बात कर ली थी कि इसके प्लांट्स के अंदर एक ब्रांच है जिसको क्या कहा जा रहा है, बॉटनी कहा जा रहा है। इसके फादर की भी बात की थी, थ्रियोफेटस की बात की थी। दूसरा हमने इसी की ब्रांच की बात की थी जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, जंतुओं विज्ञान जिसको कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है जूलॉजी। और इसके जो फादर थे हमने वो भी डिस्कस किया था, एरिस्टोटल। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इसके बाद हमने सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात करी थी, माइक्रोबायोलॉजी। तो बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें माइक्रोबायोलॉजी भी आ जाती है, और इसके फादर एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक होते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया था। और इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों की। सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एल्गे हो गई, फंगाई हो गई, प्रोटोजोआ। जैसे मलेरिया किससे होता है? तो प्रोटोजोअन डिजीज है, वो एक तरह का क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जिसमें स्टडी की जाती है, सूक्ष्म जीवों का जहां अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है। और इसके फादर कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो हमने ये 3 ब्रांचेस को अच्छे से देखा था। इसके अलावा बायोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं जहां से आपको अलग अलग तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उनको आज डील करने वाले हैं। तो अभी हमने देखा कि बायोलॉजी में एक बॉटनी वर्ड आ गया, एक जूलॉजी वर्ड आ गया, एक माइक्रोबायोलॉजी आ गया। तो इन तीनों में आपको मैंने फादर भी बता चुका हूं कि इनके जनक कौन से हैं, तो वो भी आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि करके ब्रांचेस, जो आज हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है, तो उसको ध्यान से देखिए, समझिए, और फिर आखिरी में आंसर्स भी आप ही लोग करेंगे। तो सबसे पहली ब्रांच की बात करते हैं हम, जिसको कहा जाता है जेनेटिक्स। अब ये ब्रांच क्या है? जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में जो वर्ड बना हुआ है, एक शब्द से बना हुआ है जिसका नाम है जीन। अब ये जीन क्या होता है? तो ये जीन जो होता है, जैसे कि एक घर को बनाने के लिए जो एक बेसिक यूनिट है या एकदम छोटी इकाई क्या है, तो ईंट है। जैसे कोई घर किससे मिलकर बना हुआ है? ब्रिक से मिलकर बना हुआ है। तो वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जो जेनेटिक वेरिएशंस है, हेरिडिटी और वेरिएशंस की जब स्टडी करते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन का मतलब क्या? जो आपके अंदर अनुवांशिक गुण आए। जैसे कि आपने देखा होगा कई तरह की चीजें आपके मदर और फादर से मिलती जुलती आप में होती हैं। जैसे कि शक्ल की भी बात करें, फेस की भी बात करें, आवाज की भी बात करें, आंखों की बात करें, ऐसे कई ऐसे फीचर्स होते हैं जो हमें हमारी मम्मी पापा से देखने मिलते हैं। तो वो चीज अगली जनरेशन में कैसे आई है, इसी चीज को बायोलॉजी में पढ़ा जाता है एटाविज्म, जिसको हिंदी में विरासत भी कहा जाता है। कि किसी कैरेक्टर का सप्रेस्ड हो जाना या किसी कैरेक्टर का उभर कर आ जाना, ये चीजें होती हैं। तो एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम अनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है वर्ड अनुवांशिकी। अनुवांशिकी मतलब जो हमें किससे मिल रही हो, हमारे पेरेंट्स से मिल रही हो, हमारी ग्रैंड पेरेंट्स से मिल रही हो, मतलब पूर्वजों से मिलने वाली, विरासत में मिलने वाली, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो ट्रांसफॉर्म होती रहती है। तो वैसे ही अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स मैंने बताया किस शब्द से मिलकर बना है? तो जेनेटिक्स जीन शब्द से मिलकर बना है, जिसको कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी।
बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है? आपका जीन है। तो इन जीन से जो है, जो जीन से मिलकर आपका पूरा का पूरा हेरिडिटी बना है, वेरिएशन बना है, उसको कहा जाता है क्या? जेनेटिक्स। मतलब अनुवांशिकी का वो भाग है, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी जीव के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन उस जीव के अंदर क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, उसके अंदर कितने जीन हैं। जीन का मतलब जैसे कि आपकी बॉडी में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरह के जीन होते हैं। जैसे आपका माइंड शार्प है, ये जीन अलग होता है। जैसे हो सकता है कि किसी के मदर फादर बहुत ज्यादा शार्प हो, लेकिन उनका बच्चा इतना अच्छा होशियार ना हो, इतना अच्छा पढ़ने में ना हो, तो हो सकता है वो जीन उनकी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हुआ हो। तो ऐसे हमारे में अलग अलग तरह के जीन होते हैं। कलर का जीन होता है कि जैसे कि आपके मदर फादर का कलर आप में आएगा तो वो भी जीन से होता है। इसके अलावा आवाज की बात होती है, इंटेलिजेंस की बात होती है, या अलग अलग, जैसे कई लोगों की बॉडी में बचपन से इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इंसुलिन नहीं बनता है, तो वो टाइप 1 डायबिटीज के शिकार होते हैं। हो सकता है कि वो जीन उनको अपने मदर फादर से ही मिला हो, या हो सकता है कि जब उनकी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा हो तब वो जीन उनके अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ हो। तो जब हम किसी चीज की हेरिडिटी और वेरिएशंस की बात करते हैं, हेरिडिटी का मतलब उनके अंदर जो आनुवांशिक गुण है, उनके अंदर जो होने वाले बदलाव हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जिस ब्रांच के अंदर पढ़े जाएंगे उसको कहा जाएगा जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में जो सबसे बेसिक यूनिट है, मतलब जो जेनेटिक्स या आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है, उसी को आप क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो यहां पर आपको बात समझने आ रही होगी, जेनेटिक्स में जीन का रोल बहुत होता है। और जीन जो होते हैं हमें किससे मिलते हैं? हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, हमारे माता पिता से मिलते हैं, और उनको भी ग्रैंड पेरेंट्स से। तो अलग अलग जनरेशंस के अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे कि आपकी मदर के अंदर जो भी जेनेटिक वेरिएशंस आए हैं वो उनकी फैमिली से आए, आपके फादर के अंदर आए तो उनकी फैमिली से, और ऐसे कई जनरेशंस के बाद जो आपके अंदर चीजें हैं वो हो सकता है कि आपके किसी पूर्वजों में वो गुण हो जो आपके मम्मी पापा में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में भी नहीं है, लेकिन आपके अंदर है। तो उस फीचर को भी बायोलॉजी बताता है, जिसको एटाविज्म कहा जाता है। जो मैंने बताया विरासत जिसको कहा जाता है, एक वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए जिसको बोलते हैं एटाविज्म। तो एटाविज्म जो है कि हो सकता है कि फादर की हाइट बहुत ज्यादा ना हो लेकिन बच्चे की हाइट बहुत अच्छी है, तो हो सकता है उनके ग्रैंड पेरेंट्स में किसी की हाइट अच्छी होगी, तो एटाविज्म के कारण वो कैरेक्टर उनका क्या हो गया, तो वो उभर कर आ गया, वो सप्रेस नहीं हुआ, वो वहां पर क्या हो रहा है, तो वहां पर एक्सपोज हो रहा है। तो इस फीचर को एटाविज्म कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, क्या, क्योंकि देखा जाए तो आप हूबहू अपने मम्मी पापा जैसे नहीं दिखते हैं, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस तो होंगे। आपकी मदर के पास भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, आपकी फादर के पास भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन आपकी बॉडी में भी 46 हैं। तो 23 मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं, जो हमें जेनेटिक्स में पढ़ना है। डीएनए किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है, ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। बट आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम ब्रांचेस पढ़ रहे हैं। तो ब्रांचेस में एक ब्रांच याद रखेंगे जिसका नाम क्या है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या है? अनुवांशिकी है। अनुवांशिकी की सबसे जो छोटी इकाई है या बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक्स या हेरिडिटी क्या है, तो वो आपका जीन है। इसकी खोज 1909 में 1909 में जॉनसन ने की थी। तो ये जो है आपका 1909 में जीन की जो खोज है वो जॉनसन के द्वारा की गई थी। इसको क्या कहा जाता है? तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो जेनेटिक्स है क्या? तो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ जीन, जो मैंने आपको बताया, जीन से, जेनेटिक वेरिएशन से, एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। यही तो बात हो रही थी कि 3 वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें आपका एक वर्ड हो गया जीन, एक हो गया आपका हेरिडिटी, और दूसरा है एक आपका वेरिएशन। इन्हीं वर्ड से मिलकर बना है। तो जेनेटिक्स क्या कहलाएगा? अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें आप क्या पढ़ते हैं? जीन के बारे में, अनुवांशिकी भिन्नता के बारे में। क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे बदलाव आपके अंदर मिलते हैं। आपके मदर फादर या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आप मिलते जुलते होते हुए भी आप में उनसे कई गुण अलग मिलते हैं। तो अनुवांशिकी भिन्नता की भी बात होती है और अनुवांशिक की भी बात होती है, मतलब हेरिडिटी की भी बात होती है, जो आपको उनसे मिला हुआ है, उनसे कुछ अलग जो मिला है और उनके जैसा मिला है। तो एक हेरिडिटी मतलब उनके जैसा मिलना, और हेरिडिटी के अंदर जो वेरिएशन है वो उनसे भिन्नता वाली बात होती है। तो जिस शाखा के अंदर बायोलॉजी के हम ये सारी चीजें डील करते हैं उसको कहा जाता है जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। और अनुवांशिकी की जो सबसे बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन जो है वो क्या है? जीन है। और इसी के कारण एक प्राणी दूसरे प्राणी से
भिन्न है, हो सकता है उसके अंदर वो जीन ना हो जिसके अंदर किसी के अंदर हो, और जिसके अंदर ना हो तो उनके अंदर बदलाव देखने मिलेंगे। किसी का कलर अलग है, किसी का वॉइस अलग है, किसी के अंदर इंटेलिजेंस अलग है। ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? जेनेटिक्स पर डिपेंड करती हैं। 1909 में जॉनसन ने ये जो है खोज करी जीन की, जिसको सबसे छोटी इकाई या बेसिक यूनिट कहा जाता है। तो ये हमने ब्रांच पढ़ी। इसके अलावा जो फादर ऑफ जेनेटिक्स आपसे पूछा जाए तो फादर ऑफ जेनेटिक्स में नाम याद रखेंगे ग्रेगर जॉन मंडल का। ग्रेगर जॉन मंडल जो है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मतलब जेनेटिक्स के फादर जो थे वो कौन थे? तो वो ग्रेगर मंडल थे। इनकी एक मोनेस्ट्री थी, एक इनका विहार हुआ करता था। ये एक तरीके से मॉन्क थे। मॉन्क का मतलब क्या होता है? एक भिक्षु थे, संत थे। तो इनके गार्डन के अंदर इन्होंने किसके ऊपर स्टडी की थी? मटर के दाने के ऊपर, गार्डन पी के ऊपर जो था इनका विहार के अंदर। गार्डन पी जो होता है मटर का दाना, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम, उस पर स्टडी किया था इन्होंने। और फिर जो है यहां से इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बहुत सारे लॉज दिए। इन्हें को ही कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। नाम याद रखेंगे ग्रेगर मंडल। और जीन की खोज किसने की? जॉनसन ने की। तो ये इतनी बात आपको समझने आ रही होगी। यहां पर अगर प्लांट्स की बात करी जा रही है, इन्होंने सबसे पहले खोज किसकी करी है? गार्डन के अंदर जो गार्डन पी था, मटर के दाना था, उसके ऊपर करी। तो जेनेटिक वेरिएशन के अंदर ऐसा नहीं है कि केवल जो है ह्यूमंस की ही बात हो रही है या एनिमल्स की भी बात हो रही है। जेनेटिक्स का मतलब हर तरह से उस पर बात हो रही है जिनके अंदर क्या है? लाइफ है। जो भी लिविंग बींग्स हैं, जो भी जीवित प्राणी हैं, उनके अंदर हम आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं, तो वो जेनेटिक्स कहलाता है। और उस जेनेटिक्स के अंदर जो सबसे पहला हमको जो एविडेंसेस मिलते हैं और जो स्टडी बेस्ड मिलती है वो किसकी मिलती है? ग्रेगर मंडल की मिलती है। तो इनका नाम अच्छे से याद रखेंगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मंडल है। गार्डन पी पाइसम सेटाइवम जो है, इसके एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी जो जेनेटिक्स को आगे बढ़ाती है। 1909 में जॉनसन ने जीन की खोज करी, जो बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी और वेरिएशन कहलाता है। इसके अलावा जब आप ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करेंगे तो ह्यूमन जेनेटिक्स में एक वर्ड आ जाता है यूजेनिक्स का। यूजेनिक्स वर्ड आप कहां यूज करेंगे? तो आप वहां पे यूज करेंगे जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमन जेनेटिक्स की। मतलब जब हम मानव की आनुवांशिकता की बात करें, देखिए हमने अभी जब ग्रेगर मंडल की बात करी या जेनेटिक्स की बात करी, तो जेनेटिक्स तो एक बहुत ब्रॉड टर्म हो गया, एक व्यापक शब्द है जिसके अंदर प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, ह्यूमंस भी आ गए। लेकिन आपसे कोई पूछे कि केवल ह्यूमंस की बात करो जेनेटिक्स में, तो वो ब्रांच कौन सी हो जाती है? तो वो स्पेसिफिक ब्रांच है जिसको कहा जाता है यूजेनिक्स, और हिंदी में कहा जाता है सुजनन विज्ञान। अब देखा जाए तो देखिए होने क्या लगा है, आज की डेट में बायोटेक्नोलॉजी आ चुकी है। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? तो बहुत सारे वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए इसका हिंदी में जो नाम है वो बहुत अच्छा है, सुजनन विज्ञान। सुजनन विज्ञान का मतलब कि सु जो शब्द होता है वो सुंदरता से जुड़ा हुआ होता है। कि मतलब मान लिया जाए कि जैसे मदर फादर के अंदर जो फीचर्स हैं वो अच्छे नहीं दिखते हैं, उनको चाहिए कि उनका जो होने वाला बच्चा है वो काफी सुंदर दिखे। तो इस तरह की जो ये ब्रांच है यूजेनिक्स, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन जेनेटिक्स से जुड़ी हुई है, मानव अनुवांशिकता से जुड़ी हुई है। तो इस तरह की कई तरह की टेक्निक्स आ चुकी हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं? जेनेटिकली वेरिएशन ला सकते हैं। जो कलर वाला जीन्स है कि कोई बच्चा का रंग डार्क हो रहा है तो उसको बदला जा सकता है, उसके अंदर किस तरह के फीचर्स होने चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं ये अब धीरे धीरे इवॉल्व हो रही हैं। बायोटेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप कर रही है, जो कि क्या करती है, एक प्राइमर होता है जिसको जीन को काट कर किसी जगह से हटाकर दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है। ये भी मेरे को अलग से पढ़ाना है आपको, तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा जब मैं बायोटेक्नोलॉजी की क्लास लूंगा, तो किस तरीके से जीन मैपिंग होती है, जीन डिजाइनिंग होती है, बेबी डिजाइनिंग भी, ये बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो इससे आपको बस इतना याद रखिए, क्योंकि हम ब्रांचेस में जो पढ़ना है, तो एक ब्रांच आपको जेनेटिक्स समझने आई, दूसरी ब्रांच यूजेनिक्स समझने आई। यूजेनिक्स किससे डील करता है? ह्यूमन जेनेटिक्स से डील करता है। ह्यूमन जेनेटिक्स का मतलब मानव अनुवांशिकता, और मानव अनुवांशिकता के साथ साथ सुजनन विज्ञान कहलाता है। तो ये करता क्या है? तो ये इंप्रूवमेंट इन जेनेटिक वेरिएशन। इंप्रूवमेंट इन जेनेटिक वेरिएशन का मतलब कि जो पिछली पीढ़ी है उसकी पिछली पीढ़ी में कई तरह से जो है मान लिया जाए कि इंप्रूवमेंट नहीं है, कई चीजों की कमी है, तो बाय द हेल्प ऑफ यूजेनिक्स, यूजेनिक्स की शाखा का इस्तेमाल करके मानव के अंदर जो अगली पीढ़ी है उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। वो ऐसी ब्रांच है जिसको यूजेनिक्स कहा जाता है, हिंदी में इसी को सुजनन विज्ञान कहा जाता है। तो मैं हिंदी वालों को ये जरूर कहूंगा आप इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी जरूर पढ़कर जाइए, क्योंकि एग्जाम्स में हिंदी के जो शब्द होते हैं वो बहुत ईजी कर देते हैं उसको, क्योंकि
पूरे के पूरे जो नॉमेनक्लेचर हैं पहले इंग्लिश में आए हैं, फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया है। तो आपसे वो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज को ही बायोलॉजी में बहुत यूज करता है। तो आप जरूर ये इंग्लिश वर्ड्स पर भी फोकस करिए, और जो इंग्लिश वाले हैं उनको तो ये पढ़ना ही है। तो यूजेनिक्स आपको समझ में आ रहा होगा। ह्यूमन जेनेटिक्स से बात करेंगे और ह्यूमन जेनेटिक्स के इंप्रूवमेंट की बात करेंगे, कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ज्यादा अच्छी दिखे, ज्यादा अच्छी सुंदर हो, इस चीज पर जो बात करती है, मतलब इंप्रूवमेंट किया जाता है जेनेटिक वेरिएशंस के अंदर, वो किस ब्रांच में किया जाता है? यूजेनिक्स में किया जाता है। इसके बाद दूसरी ब्रांच की बात करते हैं। इसी के अंदर एक और ब्रांच आती है जिसको कहा जाता है यूफेनिक्स। अब यूफेनिक्स के अंदर क्या होता है, मान लिया जाए किसी के अंदर जेनेटिक कोई डिफॉल्ट है। यहां पर तो देखिए यूफेनिक्स के अंदर, यूजेनिक्स के अंदर तो हम सीधी बात कर रहे हैं कि भाई पिछली जनरेशन में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन समाज में देखने के लिए क्या है, किसी को हाइट अच्छी चाहिए, किसी को शक्ल अच्छी चाहिए कि भाई हम गोरे होंगे तभी अच्छे दिखेंगे। ये हमारी सोसाइटी का एक्सेप्टेंस है। मतलब अगर कोई किसी रंग का है तो हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, हमारी सोसाइटी में वो चीजें होती हैं, तो उसके अंदर भी इस तरह की चीजें आने लगती हैं कि मैं समाज में अच्छा नहीं दिखता हूं। तो ये चीजें जो है उनके पेरेंट्स के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं एक सामाजिक दबाव आता रहता है कि भाई हमारा बच्चा बाकी बच्चों से अच्छा नहीं दिखता है। तो ये जो चीजें हैं मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है। तो यहां पर कोई बीमारी नहीं है किसी को, यहां पर बस है कि जो सोसाइटी के अंदर जो पैरामीटर्स हैं उसकी तरह मैच करने के लिए कि पढ़ने में अच्छा हो या किसी भी तरह से इंप्रूवमेंट हो जाए जेनेटिकली, उसको कहा जाता है यूजेनिक्स। लेकिन हम बात कर रहे हैं यूफेनिक्स की। यूफेनिक्स के अंदर क्या है कि किसी ना किसी तरह से मान लिया जाए पिछली जनरेशन में कोई बीमारी है और वो बीमारी अगली जनरेशन में भी आ सकती है, तो उसको दूर करने के लिए जो चीज यूज की जाती है उसको कहा जाता है यूफेनिक्स। मतलब यहां पर क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव इन हेरिडिटी, मतलब आनुवांशिकता में दोष का उपचार, कि मतलब पेरेंट्स से अगर बच्चे में वो चीज जाएगी तो उनके अंदर भी वो चीजें रहेंगी और वो बच्चा भी उस तरीके से जो है किसी बीमारी से युक्त रहेगा, मतलब वो भी कोई ना कोई डिजीज लेकर रहेगा। तो उसको रिमूव करने के लिए हम जिस ब्रांच को यूज करते हैं दैट इज यूफेनिक्स। तो यूफेनिक्स में क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा। किस चीज का होगा, जेनेटिक्स जो वेरिएशंस हैं और जेनेटिक जीन्स के कारण जो चीज हो रही है उस शरीर के अंदर, उसको दूर करने के लिए हम किस ब्रांच का यूज करते हैं, तो यूफेनिक्स का यूज करते हैं। यूजेनिक्स ह्यूमन जेनेटिक्स से रिलेटेड है और ह्यूमंस को और ज्यादा इंप्रूव करने से रिलेटेड है। तीसरी ब्रांच की बात करें तो यूथेनिक्स है। अब यूथेनिक्स क्या होता है, तो यूथेनिक्स में यह है कि आप अगली जनरेशन को किस तरह से बेहतर बनाओगे। तो एक तो ट्रीटमेंट करके बना लिया, एक जो है आपने इंप्रूवमेंट कैसे कर दिया कि उसके अंदर जीन्स के अंदर वेरिएशंस ला दिए। अब यहां पर हम बात करते हैं एक्सटर्नल कंडीशंस की। एक्सटर्नल कंडीशंस की बात इस तरह से की जाती है कि जैसे कि किसी बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो उससे पहले जो है फीमेल के लिए क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशंस उनको दिए जाते हैं, अच्छा लिटरेचर पढ़ने को कहा जाता है कि बहुत अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छी चीजें सुनिए जिससे बच्चे के ऊपर अच्छा असर होगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि अभिमन्यु ने गर्भ में रहते ही जो है चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था, तो वो चीज जो थी उसको कहां पर आई, तो ये मतलब बिफोर बर्थ इस तरह की कंडीशन दी जाती है, न्यूट्रिशन दिया जाता है, प्रॉपर जो है एक तरीके से हाइजीन मेंटेन किया जाता है। इन सारी चीजों मतलब एक्सटर्नल कंडीशन से अगर आप किसी बच्चे का जीवन, होने वाले बच्चे का जीवन बेहतर करते हैं तो उस ब्रांच को कहा जाता है यूथेनिक्स। ये भी जेनेटिक्स की ही ब्रांच है, लेकिन जेनेटिक्स में भी हम अलग अलग शाखाओं पढ़ रहे हैं कि जेनेटिक्स मैंने आपको बताया कि वो क्या है, एक ब्रॉड टर्म है। लेकिन जब हमने यूजेनिक्स की बात करी तो यूजेनिक्स मतलब आप जेनेटिक्स से आप किसी चीज को इंप्रूव कर रहे हो, मतलब जो होने वाला एक कोई चाइल्ड है उसके अंदर जेनेटिकली वो और ज्यादा बेहतर हो, और ज्यादा अच्छा हो। दूसरा हमने बात करी किसकी, यूफेनिक्स की बात करी, तो यूफेनिक्स में उसके अंदर कोई दोष है तो उसको मुक्त कर देना। और यूथेनिक्स के अंदर क्या है, तो यूथेनिक्स के अंदर उसको अलग अलग चीजें प्रोवाइड करना। यहां पर देखिए एडजस्टमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंप्रूव ह्यूमन लाइफ, मतलब किस तरह से उसको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, उसको अच्छा जो है फूड प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें जब दी जाती हैं तो उसको यूथेनिक्स कहा जाता है। मतलब इंप्रूविंग एनवायरमेंटल कंडीशंस लाइक न्यूट्रिशंस, मेडिकल फैसिलिटीज एंड एजुकेशंस, मतलब जो होने वाला बच्चा है उसकी जो मदर है उनको ये सारी फैसिलिटी दी जाए ताकि वो जो नर्चर हो रहा है उनके वोम्ब में, कोख में, तो वो सारी चीजें उसको मिलती रहे, जैसे पोषण, चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा जैसी पर्यावरणीय परिस्थितियों में सुधार करना ताकि आगे वाली जनरेशन के अंदर वेरिएशंस अच्छे हो और वो हेल्दी हो। तो ये एक ब्रांच होती है, यूथेनिक्स होती है। इसके अलावा एक और ब्रांच होती है जिसको बोला जाता है डिसजेनिक्स। डिसजेनिक्स में क्या होता है कि अगर ह्यूमन का बर्थ हो गया है, मतलब उस बच्चे का बर्थ हो गया है
और उसके अंदर कोई बीमारियां आ गई हैं तो उसको जो जिस ब्रांच से दूर किया जाता है उसको कहा जाता है डिसजेनिक्स। तो डिसजेनिक्स क्या है? अनवांटेड कैरेक्टर्स इन अ गिवन रेस, किसी जाति में अवांछित वर्ण, मतलब कि किसी तरह से जो हमें नहीं चाहिए था वो चीज आ गई है। मान लिया जाए कि उस बच्चे के अंदर कोई वायरस आ गया है या किसी तरह से उसका जो कोई हार्मोन है वो प्रॉपर हार्मोन जो है रिलीज नहीं हो रहा है। जैसे इंसुलिन की अगर हम एग्जाम्पल लें तो इंसुलिन क्या करता है हमारी बॉडी में? इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे कहां से रिलीज होता है? तो हमारी बॉडी के अंदर ये पैनक्रियास जो है जिसको वहां से रिलीज होता है। और ये जैसे आपने टाइप 2 डायबिटीज का नाम सुना होगा, ये आगे चलकर हम सारी चीजें पढ़ेंगे, जस्ट आपको कनेक्ट करने के लिए मैं बता रहा हूं। दो तरह की डायबिटीज आप पढ़ते हैं इंसुलिन रिलेटेड, एक टाइप 1 होती है और एक टाइप 2 होती है। टाइप 2 डायबिटीज मोस्टली लोगों को होती है, जो आपने सुना होगा कि भाई क्या होता है एक एज के बाद, जब 40-45 के बाद अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं है, आप लाइफस्टाइल का मतलब यह है कि आपका जीवन में एक्सरसाइजेस नहीं है, होता यह है कि इंसुलिन जो रिलीज होता है हमारी बॉडी में जब हमने खाना खाया, तो हमारे खाना खाने के बाद जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है, तो वो जो ग्लूकोज बन रहा है कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से, तो वो क्या करता है उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। मतलब ये एक तरीके से एक बस जैसा है और ये बस का एक कंडक्टर है जिसको जहां जहां उतरना है वहां वहां उतार देता है। तो वैसे ही है इंसुलिन का काम। तो इंसुलिन क्या कर रहा है कि आपकी बॉडी के ब्रेन को कुछ एनर्जी चाहिए, तो इंसुलिन ने क्या किया, उस एनर्जी को आपके ब्रेन तक पहुंचा दिया। आपके हैंड्स को चाहिए, आपके लेग्स को चाहिए, आपकी बॉडी में हार्ट काम कर रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। लेकिन होता क्या है कि टाइप 2 डायबिटीज में जब आप एक बहुत बड़ा जीवन बिना एक्सरसाइज के एक ही जगह पर आप जो है बैठकर निकाल दें, दिन भर फोन चलाते रहें, रात को सो जाएं, फास्ट फूड, इस तरह का जो लाइफस्टाइल होता है, तो इसके बाद क्या होता है बॉडी के इंसुलिन को काम करने की आदत ही नहीं रहती है। तो ऐसा बहुत लंबा समय आप जब बिता देते हैं तो इंसुलिन बॉडी में रहता है लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम ही नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। लेकिन हम बात कर रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज की। टाइप 1 डायबिटीज में यह होता है कि उसका जो पेनक्रिया है वो प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा है इंसुलिन का, मतलब उसकी बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो उसको क्या कहा जाएगा? टाइप 1 डायबिटीज। तो अगर जैसा कोई अनवांटेड कैरेक्टर किसी के अंदर आ गया तो उसको जो है सुधारने के लिए जो ब्रांच यूज की जाती है वो डिसजेनिक्स होती है। तो इसमें बर्थ के बाद की कंडीशन है। पिछली जो बात करी हमने सब बर्थ के पहले करी कि बर्थ से पहले हमें मदर फादर की जीन्स के वेरिएशंस का पता है और उसमें हमने सुधार ला दिया, तो उस ब्रांच को हमने यूजेनिक्स भी कहा, यूफेनिक्स भी कहा, यूथेनिक्स भी कहा। और जिसके अंदर बर्थ के बाद है तो वो डिसजेनिक्स हो गया। तो होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि कैसी कैसी ब्रांचेस होती हैं। अगली ब्रांच की ओर बढ़े तो एक और ब्रांच है इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको कहा जाता है पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी हिंदी शब्द देख लीजिए, तो यहां पे लिखा है पूरा वनस्पति विज्ञान। तो बॉटनी वर्ड से तो आपको समझ में आ रहा होगा ये किससे जुड़ा हुआ होगा? प्लांट से। इसके अलावा जो ये शब्द है पेलियो, ये है हमारे लिए मेन। और आपको ये वर्ड अगर पेपर में आया भी तो इंग्लिश वर्ड ही आएगा, हिंदी नहीं आएगा, तो ये ध्यान से देखिए। तो पेलियोबॉटनी का मतलब, पेलियो का मतलब होता है फॉसिल्स। पेलियो का मतलब क्या है? फॉसिल। तो जब आप किसके फॉसिल्स की बात करें? जब आप प्लांट्स के फॉसिल्स की बात करें। फॉसिल्स का मतलब क्या होता है? हिंदी में उसको जीवाश्म कहा जाता है। कि जैसे कि आपको पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, या फिर आपको कोल है, ये कोयला है, ये सारी चीजें क्या हैं? ये फॉसिल्स ही हैं। अगर हम बात करें प्लांट से जो बना हुआ फॉसिल है वो कोल है, और जो एनिमल से जो निकला हुआ फॉसिल है वो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। ये चीजें होती हैं, ये कन्वर्ट हो जाती हैं धीरे धीरे। कहीं पर अगर प्लांट्स बहुत सारी जगह पर दब गए हैं तो कई सालों में कोयले में बदल जाते हैं। लेकिन हम यहां बात क्या कर रहे हैं कि हमें प्लांट्स के कई तरह से एविडेंसेस मिले, किस तरीके के? साक्ष्य फॉसिल्स के फॉर्म्स में मिले। मतलब कहीं पर ये मिले कि कई सालों पहले ये पौधा यहां पर हुआ करता था और उस पौधे की कुछ अवशेष, कुछ एविडेंसेस हमको मिलते हैं, तो वो जिस ब्रांच में पढ़े जाते हैं उसी को कहा जाता है पेलियोबॉटनी। तो पेलियोबॉटनी में आप किसकी स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ प्लांट्स फॉसिल्स। स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स मतलब जहां पर हम पौधों की जो है पादप के जीवाश्मों की जो अध्ययन करते हैं उसको कह दिया जाता है पेलियोबॉटनी। जैसे आपको ये दिख पा रहा है, ये किसी शिला के ऊपर ये पत्ती पाई गई है। अब ये जो एक पत्ती है, मतलब जो प्लांट की लीव है, ये लीव क्या हो गई? फॉसिल हो गई। और जब इसको हम स्टडी करेंगे तो वो किस ब्रांच में पढ़ेंगे? पेलियोबॉटनी में पढ़ेंगे। तो पेलियोबॉटनी इज अ ब्रांच दैट डील्स विद द फॉसिल्स ऑफ द प्लांट्स। तो ये जो चीज है, इसका एक इंस्टीट्यूट भी है इंडिया में जिसको कहा जाता है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी। यहां पर आप बॉटनी तो पढ़ेंगे लेकिन क्या पढ़ेंगे?
पेलियोबॉटनी, मतलब उनके जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। और इंडिया के अंदर इसके लिए बहुत ही फेमस व्यक्ति थे जो फादर ऑफ पेलियोबॉटनी कहलाते हैं, जिनका नाम क्या है, तो इनका नाम है बीरबल साहनी। इन्हीं के नाम पर पहले ये इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी था, लेकिन लखनऊ के अंदर ये इंस्टीट्यूट का नाम बाद में बदल कर रख दिया गया। इनका जन्म जो बताया जाता है भेरा में हुआ था। बीरबल साहनी जी जो थे वो आज़ादी से पहले भेरा जो था आज का वर्तमान पाकिस्तान में आता है, इनकी डेथ लखनऊ में हुई है। तो ये भेरा एक प्लेस है, पाकिस्तान में आती है। ये भेरा का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में बताया जाता है कि बाबर ने एक अटैक किया था और भेरे के किले को जो है कब्जा कर लिया था। ये वर्तमान पाकिस्तान में आ जाता है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु लखनऊ में हुई है और इन्हीं के नाम पर क्या इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी है, बीरबल साहनी जी का जो है ये स्थान है। इसके बाद अगली ब्रांच पे बढ़ते हैं जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी क्या होता है, तो फार्माकोलॉजी का मतलब है कि भाई जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स का मतलब किसी तरह से नशीले पदार्थ की बात नहीं कर रहे हैं, जो हम मेडिसिन खाते हैं उनको ड्रग्स ही कहा जाता है। तो जब हम किसकी बात करें, हम ड्रग्स की बात करें कि हमारी बॉडी में जो है मेडिसिन जाने के बाद कैसा असर करेगी। जैसे कि आपको फीवर हो रहा है, तो फीवर होने पर डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करे। अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करे, आपकी बॉडी में बैक्टीरियाज का काउंट बढ़ रहा है तो क्या सजेस्ट करे। तो ये हर तरह की मेडिसिन होती हैं। जैसे कि आपको फीवर है तो उसमें एनाल्जेसिक्स दिया जाता है। अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। इसके अलावा अलग अलग तरह की मेडिसिन होती हैं, सल्फाइड्स होते हैं, एनाल्जेसिक्स होते हैं, एंटाएमाइंस होते हैं। इसके अलावा आपका एंटी एलर्जिक एंटी एसिड्स होते हैं कि आपको कई तरह की एसिडिटी हो रही है तो उसके लिए दिया जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं कि कौन सा ड्रग क्या करेगा और उस एक्शन क्या होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में, मतलब वो मेडिसिन लेने के बाद वो आपके किस शरीर पर असर करेगा, क्या उसका फंक्शनिंग होगा, जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है उसको कहा जाता है फार्माकोलॉजी। मतलब यहां पर हम बात करते हैं एक्शन ऑफ ड्रग्स, जैविक प्रणाली पर दवाएं कैसे कार्य करती हैं। मतलब आपके बायोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर, आपकी बॉडी एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, इस बायोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर मेडिसिन किस तरीके से एक्शन ले रही है, किस तरीके से काम कर रही है, वो जिस ब्रांच के अंदर आप पढ़ेंगे उसको कहा जाएगा फार्माकोलॉजी। तो याद रखेंगे, धीरे धीरे एक एक ब्रांच होती जा रही है, इनसे एग्जाम्स में आपसे आएगा। तो मेरा यही कहना है, इनको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि देखिए आप रट्टा नहीं मार सकते हैं, इतनी सारी ब्रांचेस, आपको जितना समझ के पढ़ेंगे उतना ज्यादा टाइम रिटेन रहेगा। तो हमने सबसे पहली ब्रांच आज कौन सी देखी थी, तो सबसे पहले बॉटनी हो गई, जूलॉजी हो गई, बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी, जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी, माइक्रोबायोलॉजी में जो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवों की अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जेनेटिक्स की बात करी, ग्रेगर मंडल की बात करी, जीन की बात करी, जेनेटिक्स हेरिडिटी की बात करी। उसके बाद मैंने ह्यूमंस के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस बताई आपको, जैसे यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, यूथेनिक्स और डिसजेनिक्स। डिसजेनिक्स के बाद जो है हमने बात करी पेलियोबॉटनी की, और पेलियोबॉटनी के बाद हमारी बात हो रही है फार्माकोलॉजी पे। तो एक एक ब्रांच आपको होप समझने आ रही होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगली बात पहुंचते हैं जिसको कहा जाता है फार्माकोग्नोसी। अब जो फार्माकोग्नोसी है, ये फार्मा वर्ड जहां आ जाएगा वो मेडिसिन से रिलेटेड तो रहेगा। जैसे यहां पर क्या वर्ड यूज किया हमने, फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में हम ये देख रहे हैं कि एक्शन ऑफ ड्रग्स, कोई भी मेडिसिन किस तरीके से असर करती है किसी जैविक तंत्र के ऊपर, किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर। अब यहां पर हम बात करें फार्माकोग्नोसी, तो फार्माकोग्नोसी जो है ये आपकी बात करता है मेडिसिनल प्लांट्स की। मेडिसिनल प्लांट्स का मतलब कि आपका किसी पौधे से निकलने वाली औषधि और उसके असर को जब हम अध्ययन करते हैं, मतलब किसी भी तरह से हमें क्या मिले, नेचुरली कोई मेडिसिन मिले, जो नेचर से हमको मेडिसिन मिले और उसको जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करें, तो उसमें हम बात करते हैं फार्माकोग्नोसी का। मतलब हम यहां पर औषधि वाले पौधों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा संजीवनी बूटी, संजीवनी बूटी जो है वो खूब कई बार सुना हुआ है, तो वो हिमालय के अंदर हर तरह की, जो हिमालय है उसके अंदर हर तरह के आपको क्या मिलती हैं, हर तरह के आपको वहां पर जो है हर्ब्स मिलती हैं, मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, जिनसे कई तरह की मेडिसिन बनाई जाती हैं। तो हम जिस ब्रांच से, नेचर से हम कुछ चीजें लें और उनसे क्या बना दें, औषधियां बना दें। जैसे आप जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन देखेंगे तो होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या होता है, नेचुरली ही चीजों के जो है क्या निकाले जाते हैं, जूसेस निकाले जाते हैं और उनको फिर वो व्हाइट कलर का, आपने देखा होगा एक शुगर वाले बॉल्स होते हैं, उसमें वो मेडिसिन मिलाई जाती है। आयुर्वेदिक के अंदर मेडिसिन देख लीजिए, तो वो भी क्या है, सीधे नेचर से लेना, और नेचर से जितनी भी हर्बल मेडिसिन हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं,
इन सारी चीजों में क्या है, नेचर से आपने डायरेक्ट लिया। तो फार्माकोग्नोसी वो ब्रांच है जिसमें हम मेडिसिनल प्लांट से बनने वाली जो मेडिसिन है और उनका क्या एक्शन है उसकी जहां स्टडी करेंगे वो फार्माकोग्नोसी कहलाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगली ब्रांच के लिए। अगली ब्रांच जो है एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी में आपको यहां पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहे हैं, तो फ्लावर्स दिख रहे हैं। तो आपको देखिए वहां तो एग्जाम में कोई फोटो बनकर नहीं आएगी, तो देखिए इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो है ये बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, कोई भी देखकर बता देगा कि फ्लावर्स की स्टडी है, लेकिन जो टेक्निकल टर्म चलता है वो एंथोलॉजी चलता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं हिंदी वाले भी ध्यान से देखिए, इन वर्ड्स को हिंदी में ही कैरी फॉरवर्ड करके जाइए। तो एंथोलॉजी जो है वो क्या है, तो फ्लावर्स की स्टडी है। हम किसका अध्ययन करते हैं, जिसमें फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं, पौधों के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको कहा जाता है एंथोलॉजी। फ्लोरिकल्चर भी चलता है लेकिन वर्ड आपको एग्जाम में एंथोलॉजी ज्यादा आएगा, तो एंथोलॉजी से याद रख लीजिए। किससे डील करता है, तो फ्लावर्स से, पुष्पों से जो है डील करता है। इसमें अगर हम बात करें तो आपको कुछ फैक्ट बता दे रहा हूं। ये जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम याद रख लीजिए, इसका नाम है रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया जो है ये बहुत ही बड़ा फ्लावर होता है, लेकिन ये आप किसी को दे नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, इतना बड़ा तो है उसके कारण नहीं, इससे एक बैड स्मेल आती है, बैड ऑर्डर आता है। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा आप किसी को फूलों का बुके दें तो ये फ्लावर को यूज नहीं किया जाता है। काफी बड़ा फ्लावर होता है, मतलब ये इतना बड़ा फ्लावर है कि इसकी इतनी बड़ी पत्ती पर आप बैठ सकते हैं, मतलब इस पर आप बैठ सकते हैं। तो सोच रहे होंगे आप कि एक एडल्ट ह्यूमन इतना छोटा लगेगा इसके सामने, तो ये काफी बड़ा होता है। इससे डाइमिथाइल डाइसल्फेट करके एक जो है प्रोडक्शन होता रहता है। ये अपने अंदर कई तरह के कीटों को भी अट्रैक्ट करता है, पैरासिटिक जो है बोला जाता है इसको। तो इसके अंदर से बैड ऑर्डर आती है, मतलब बहुत ही गंदी स्मेल आती है सल्फर की, क्योंकि इससे क्या निकलती रहती है गैस, डाइमिथाइल डाइसल्फेट निकलता रहता है। मतलब सल्फर के रिलीज होने के कारण ये कैसा होता है, काफी ज्यादा जो है इससे गंदी महक आती है। इसलिए आप इसको जो है किसी भी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये फ्लावर आपने देखा होगा, कोई किसी को नहीं देता है। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर है जिसको कहा जाता है रेफ्लेशिया। आपका साउथ अमेरिका के जंगलों में बहुत मिलता है। दूसरा, अगर हम पूछा जाए कि फ्लावर्स के अंदर, एक फ्लावर की तो बात कर ली हमने रेफ्लेशिया, ये कैसा हो गया, लार्जेस्ट फ्लावर। एक फ्लावर और होता है जिसको स्मॉलेस्ट फ्लावर कहा जाता है, सबसे छोटा फूल। तो छोटा फूल कौन सा है, स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है, तो इसका नाम याद रख लीजिए, इसको कहा जाता है वुल्फिया। वुल्फिया नाम का जो फ्लावर है वो सबसे छोटा है, और इसको तो थाईलैंड वगैरह, कंबोडिया, लाओस में जाएंगे तो आपको सैंडविच में ये फ्लावर रख के खाने भी मिलेगा। बहुत छोटा होता है ये। तो ये जो है इस तरीके से देखने मिलता है ये। तो ये बताया जाता है रूटलेस है, इसके अंदर जड़ नहीं होती। इसके अलावा ये कैसा होता है, फ्लोटिंग टाइप का होता है, पानी के ऊपर तैरता रहता है, और ये एडिबल भी है, इसको खाया भी जा सकता है। काफी छोटा है, देख पा रहे होंगे कितना छोटा इसका साइज है। तो ये एडिबल फ्लावर है। कहाँ मिलता है, तो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत जगह मिलता है। वहां पे आपका सॉस की तरह, सैंडविच के अंदर जो है उसकी फिलिंग की तरह इसको खाया जाता है। नाम क्या है इसका, ये है आपका रूटलेस फ्लोटिंग टाइप जो आपका फ्लावर है, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम वुल्फिया है। इसका नाम वुल्फिया नाम याद रखेंगे। इसके अलावा ये लार्जेस्ट फ्लावर है जिसका नाम रेफ्लेशिया है। और फ्लावर्स की जिसमें स्टडी करी जाती है, पुष्पों का जिसमें अध्ययन किया जाता है, फ्लोरिकल्चर तो कहा जाता है, लेकिन वो दूसरा जो है उस वर्ड को याद रख ली, एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी वर्ड से आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले वर्ड के ऊपर, तो इसका नाम क्या है, पेलियोनोलॉजी। पेलियोनोलॉजी क्या होता है, तो आपने देखा होगा किसी भी फ्लावर को, तो फूल के अंदर आपको कुछ परागकण मिलेंगे, पोलन ग्रेन्स मिलेंगे। जिस तरह से ये आप देखेंगे तो इस फ्लावर के अंदर जो है इसके एंथर से ही जुड़े रहते हैं क्या, ये एक छोटे छोटे से आपको देख पा रहे होंगे। जिसमें हम बात करें, ये जो छोटे छोटे से हैं इनको क्या कहा जाता है, तो ये होते हैं पोलन ग्रेन्स। जिस बायोलॉजी की ब्रांच में हम किसकी स्टडी करें, पोलन ग्रेन्स की स्टडी करें, इनकी एलर्जी से एक फीवर भी हो जाता है। उस फीवर को क्या कहा जाता है, हे फीवर। ये क्या है, एक एलर्जी है जो किससे होती है, पोलन ग्रेन से। पोलन ग्रेन्स को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, इन्हीं को परागकण कहा जाता है।
तो परागकण से होने वाली एलर्जी कौन सा फीवर कहलाता है? हे फीवर कहलाता है। और जिस ब्रांच में आप इन परागकणों का अध्ययन करें, मतलब जिनमें आप पोलन ग्रेन्स की स्टडी करें, उसको क्या कह दिया जाता है? तो उसको ही कह दिया जाता है पेलियोनोलॉजी। तो याद रखेंगे वर्ड पेलियोनोलॉजी। फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, इन वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। फार्माकोलॉजी में हमने एक्शन ऑफ ड्रग्स, किसी भी औषधि का किस तरह से एक्शन होता है। फार्माकोग्नोसी में हम मेडिसिनल प्लांट्स की बात करते हैं, और पेलियोनोलॉजी में जो है हम पोलन ग्रेन्स की स्टडी करते हैं, पराग कणों का अध्ययन करते हैं, और वहीं पर एंथोलॉजी में हम फ्लावर्स की स्टडी करते हैं। इसके बाद देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी? ये जो है पेलियोनोलॉजी है। तो पेलियोनोलॉजी में हमने यहां पर बात कर ली किसकी? पोलन ग्रेन्स की। तो ये किसकी स्टडी कहलाएगा? तो ये पराग कण का अध्ययन कहलाएगा। ये बात समझने आ गई होगी। इसके अलावा जो ये एक प्रोसेस होता है जिसको पॉलिनेशन कहा जाता है, परागण भी कहा जाता है। तो ये होता क्या है कि कोई भी जैसे फूल से जो है अगला उसका फ्रूट बनता है, या इन्हीं के अंदर जो पॉलिनेशन का एक प्रोसेस है जिसके कारण प्लांट्स क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। मतलब एक जो फ्लावर है वो किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ता है, तो पॉलिनेशन होता है। जैसे कि हनी बी क्या करती है, यहां से जो इसका मेल पार्ट होता है, ये आप जो है फ्लावर्स के अंदर जब हम बॉटनी पढ़ाऊंगा मैं, तो बॉटनी में बताऊंगा इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, इसमें एक सेल्फ पॉलिनेशन का भी होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। ये जो एग्जांपल दिख रहा है कि जो हनी बी होती है, मधुमक्खियां एक फ्लावर पर बैठती हैं, उससे परागकण ले जाकर दूसरे फ्लावर के जो स्टिग्मा होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट होता है, उसमें भेज देता है, और फिर जाकर यहाँ पर ये प्रजनन होता है, मतलब रिप्रोडक्शन होता है, और ओव्यूल्स में जाकर वो रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो अगर फ्लावर किसी अपने अंदर ही गिरा दे, अपनी ओव्यूल्स पे गिरा दे, तो उसको पॉलिनेशन को मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मधुमक्खियां इन्हीं को लेकर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाती हैं, तब जाकर ये रिप्रोड्यूस भी हो पाते हैं। इनको भी हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आप बस अभी याद रख ली पेलियोनोलॉजी किससे डील करती है? तो पोलन ग्रेन से करती है। इसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच पोमोलॉजी, आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा किसकी बात करेंगे हम यहाँ। तो फ्रूट्स की स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम फलों का अध्ययन करते हैं, उसको कह दिया जाता है क्या? आपका ये जो है वो आपका फ्रूट्स की स्टडी मतलब आपका पोमोलॉजी है, फल कृषि विज्ञान। तो हिंदी वर्ड तो आपको शायद ही मिले क्योंकि इतना सिंपल वर्ड है, फल कृषि विज्ञान। तो इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे, पोमोलॉजी होगा। अब देखिए पोमोलॉजी की बात करें तो इसमें आप पढ़ते हैं कि जो भी फ्रूट्स ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट्स की ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं, उनको ट्रू फ्रूट्स कहा जाता है। उसके अलावा कहीं से भी होते हैं तो उनको फॉल्स फ्रूट्स कहा जाता है। तो इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी है। जैसे आप सेब खाते हैं तो बायोलॉजी के हिसाब से वो फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट जो होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आप ये भी याद रख लीजिए फॉल्स फ्रूट में आपका एप्पल भी आ जाता है, काजू को भी, कैशियो को भी कंसिडर किया जाता है फॉल्स फ्रूट। इसके अलावा पियर, नाशपाती आपने खाया होगा, उसको भी फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको इसमें रखे जाते हैं। ये दो तीन चीजें आप याद रख लेंगे। तो पोमोलॉजी जो है वो फ्रूट्स की स्टडी है। जैसे ट्रू फ्रूट्स जो होते हैं वो राइपेंड ओवरी से डेवलप होते हैं, और इसमें मैंगो आ जाएगा आपका, मैंगो आप खाते हैं, कीवी खाते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा फॉल्स फ्रूट जो है वो एप्पल होता है। इसके अलावा जो है मैंने बताया कैशियो भी होता है। ये एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं जो ओवरी से तो प्रोड्यूस होते हैं लेकिन उनके अंदर बीज नहीं होते हैं। तो इनको मैं पढ़ाऊंगा, बट आप यहां तक जो है ब्रांचेस को थोड़ा सा अच्छे से याद रखिए। तो हमने बात करी किसकी? पोमोलॉजी की। तो पोमोलॉजी जो है ये फल कृषि विज्ञान है, जिसमें हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? फ्रूट्स की स्टडी कर रहे हैं। और इसमें भी कैटेगरी होती है, कुछ फॉल्स फ्रूट होते हैं, कुछ सत्य फल होते हैं, कुछ असत्य फल होते हैं। तो ये जो है आपका एप्पल की बात करें तो ये एप्पल किसी थैलमस वाले पार्ट से प्रोड्यूस होता है, मतलब ओवरी के अलावा किसी दूसरे पार्ट से अगर वो फ्लावर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको आप फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसके अलावा एक और ब्रांच है ओलेरिकल्चर, शाक कृषि। इसमें क्या दिख रहा है आपको? वेजिटेबल्स दिख रहे हैं। तो वेजिटेबल्स की स्टडी की जाती है। अब देखा जाए तो यहां पर देखिए कंफ्यूजन होता है, हो सकता है आपको एग्जाम्स में कंफ्यूज कर सकता है। एक ब्रांच होती है जिसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? जिसमें हम गार्डन प्लांट्स की बात करते हैं। गार्डन प्लांट्स का मतलब हिंदी में बोलते हैं बागवानी। तो बागवानी जो की जाती है वो आपके हॉर्टिकल्चर के अंदर किया जाता है। तो ये जितना भी ओलेरिकल्चर है, ओलेरिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, मतलब बागवानी के अंदर आएगा क्या आपका? ओलेरिकल्चर। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि देखो प्लांट्स के अंदर तो फ्रूट्स भी आ गए ना, लेकिन फ्रूट्स को हम अलग से पढ़ते हैं बॉटनी में, और आपका हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ा जाता है ओलेरिकल्चर को। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग हैं। एक बॉटनी में पढ़ा जाता है फ्रूट्स को, मतलब पोमोलॉजी आ जाएगी, इट इज अ सब ब्रांच ऑफ बॉटनी, वाइल
ओलैरिकल्चर इज अ सब ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। तो आज जो है हमने कुछ ब्रांचेस पढ़ी हैं, इनको और भी आगे कवर करेंगे। तो आज हमने कौन कौन सी ब्रांचेस ओवरऑल देखी हैं, तो मैं फिर से बता दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस बताई, बॉटनी और आपका जूलॉजी। फिर माइक्रोबायोलॉजी के बाद हमने जेनेटिक्स की बात करी, जेनेटिक्स के अंदर यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, यूथेनिक्स, डिसजेनिक्स की बात करी। उसके बाद पेलियोबॉटनी की बात करी, फार्माकोलॉजी की बात करी, फार्माकोग्नोसी की बात करी। फार्माकोग्नोसी के बाद हमने जो है एंथोलॉजी की बात करी थी। एंथोलॉजी के अलावा हमने इसमें पेलियोनोलॉजी की भी बात करी, पोमोलॉजी की बात करी और ओलैरिकल्चर की बात करी। तो ये इतनी सारी ब्रांचेस हैं। आपके लिए आज कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया उन्हीं से क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, मतलब पेलियोबॉटनी विज्ञान की वह शाखा है जो किसके अध्ययन से संबंधित है? एनिमल फॉसिल से, ह्यूमन फॉसिल से, प्लांट फॉसिल से, जंतु जीवाश्म, मानव जीवाश्म, वनस्पति जीवाश्म। इसका आंसर आप जिनने भी पढ़ा होगा वो दे पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्राउन, जेम्स वॉट, विटेकर, ग्रेगर मंडल। इनमें से आपको आंसर करना है। आंसर्स मैं नहीं दूंगा, आप ही लोग आंसर्स देंगे। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है पेलियोनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लावर्स, पोलन ग्रेन्स, फिश। पेलियोनोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जो किससे अध्ययन से संबंधित है? पुष्प, परागण, मत्स्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर्स जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं जो है इनके आंसर्स देते हुए फिर आगे का सेशन कवर करेंगे। तो होप ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। किसी भी तरह से कोई भी सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा इन लेक्चर्स की पीडीएफ या कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो ये मेरा मेल आईडी है, इस पर आप कर सकते हैं। दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनसे भी मेरे से जुड़ सकते हैं। तो होप ये चीज आपको अच्छी लग रही होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।